नमस्कार, जय हिंद। भारत में सड़क व्यवस्था, सड़क परिवहन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं उन्हें भी देखने का हम प्रयास करेंगे। यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखते हैं सड़क व्यवस्था की, तो भारत के इतिहास में 3 व्यक्तियों के नाम हमें याद रखने हैं। इन 3 व्यक्तियों ने जो है भारत में सड़क निर्माण में अपनी भूमिका अदा की थी। सबसे पहला नाम मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरे नंबर पर सूर्यवंश के शेरशाह सूरी, और तीसरे नंबर पर ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान जनरल ऑकलैंड के द्वारा। इन तीनों ही व्यक्तियों ने भारत में सड़क निर्माण में अपनी मदद करी थी। यदि हम देखते हैं, सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य में देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत में ये गौरव प्राप्त होता है कि सबसे पहली सड़क उन्होंने जो है बनवाई थी, और बंगाल से लेकर अफ़गानिस्तान काबुल तक उन्होंने सड़क बनवाई थी, जिसे उन्होंने उत्तरापथ नाम दिया था। इसी उत्तरापथ को पुनर्जीवित किया, पुनर्निर्माण किया इसको, और इसे पूरी तरह से पक्का करवाया था शेरशाह सूरी ने। और भी अन्य सड़कें इन्होंने भारत में इसके साथ बनवाई थी। यही कारण है कि शेरशाह सूरी को फादर ऑफ रोड्स कहा जाता, फादर ऑफ रोड्स इन इंडिया, भारत में सड़कों का पितामह जो है शेरशाह सूरी को कहा जाता है। आगे चलकर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान 1839 ईस्वी में जनरल ऑकलैंड के द्वारा इसी सड़क को जो है ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया जाता है, इसका पुनर्निर्माण कराया जाता है अपने संचार और व्यापार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। अब कच्चा माल भारत से के आंतरिक क्षेत्रों से समुद्र तट तक ले जाने के लिए जो है इस सड़क का निर्माण जो है भारत और जनरल ऑकलैंड करवाते हैं। हालांकि यदि हम देखते हैं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सड़क एक ही है और इसके अलग अलग नाम हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड के संस्थापक कौन थे, तो अधिकांश इसमें शेरशाह सूरी देखने को आंसर मिलता है। और उसके बाद हालांकि यदि शेरशाह सूरी ने तो इस सड़क को सड़क आजम कहा था, और उत्तरापथ चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था, और ग्रांड ट्रंक रोड जो नाम दिया था वो जनरल ऑकलैंड ने दिया था, जो 1839 में दिया गया था। इन्हीं सड़क के माध्यम से जो है भारत में अनेक परियोजनाएं जो है समय समय पर शुरू की जाती हैं, उनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत स्वतंत्र होता है उसके बाद 1960 ईस्वी में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना होती है। BRO के तहत उस समय 2 परियोजनाएं जो है वो लाई जाती हैं। उन दोनों परियोजनाओं का नाम भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहले तो BRO की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में होती है, और BRO के अंतर्गत जो है प्रोजेक्ट बीकन, उसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका प्रोजेक्ट दंतक। ये 2 जो परियोजनाएं हैं ये 1960 ईस्वी में और ये 1961 ईस्वी में इनका जो है वो इनकी स्थापना की जाती है, और इनके स्वरूप में कार्य शुरू किया जाता है। यदि हम प्रोजेक्ट बीकन को देखते हैं तो प्रोजेक्ट बीकन जो है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, सोनामार्ग वाले क्षेत्र में जो है बॉर्डर रोड पे जो है जहाँ सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है सड़क निर्माण के लिए प्रोजेक्ट जो बीकन का शुरुआत की जाती है 1960 में BRO के अंतर्गत। उसके बाद प्रोजेक्ट दंतक को यदि हम देखते हैं तो भारत और भूटान, भारत के प्रधानमंत्री और भूटान के प्रधानमंत्री के बीच में एक संधि होती है, और उस संधि के तहत जो है वो प्रोजेक्ट दंतक के तहत जो है भूटान में सड़कों का निर्माण करवाना होता है। उसके बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट दंतक और प्रोजेक्ट बीकन जो है वो किससे संबंधित है, तो ये सड़क से संबंधित है, BRO के अंतर्गत कार्य करते हैं। उसके बाद 1980 में 20 साल के बाद यदि हम देखते हैं तो एक और जो है प्रोजेक्ट खुलता है, उसका नाम है प्रोजेक्ट हीरक। और प्रोजेक्ट हीरक भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार ये पेपर में पूछा जाता है। तो प्रोजेक्ट हीरक जो है ये झारखंड या और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहाँ से जो है हमारा अर्थव्यवस्था को सुधारा जाता है, जैसे झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला होता है, तो उन खानों को राजमार्ग से जोड़ने का काम जो करता है वो काम करता है प्रोजेक्ट हीरक 1980 ईस्वी में। झारखंड के नक्सलवादी क्षेत्रों में भी, झारखंड और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी नक्सलवादी क्षेत्र भी जहाँ पर है उनको भी सड़क से जोड़ने का प्रयत्न जो है ये करता है प्रोजेक्ट
हीरक। प्रोजेक्ट हीरक, प्रोजेक्ट बीकन और प्रोजेक्ट दंतक, ये आपने याद रखने हैं, तीनों ही BRO के अंतर्गत काम करते हैं। उसके बाद 1988 ईस्वी में हम सभी को पता है कि NHAI की स्थापना हो जाती है, ठीक है, और NHAI के द्वारा जो है भारत में राजमार्गों का निर्माण किया जाता है। 1988 में इसकी स्थापना होती है। आगे चलकर यदि हम देखते हैं तो 2001 ईस्वी में जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत होती है। बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, ये किससे संबंधित है, तो ये सड़क से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 2001 से 2012 तक चलती है और इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो भारत के 4 बड़े महानगर हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ये एक इस तरीके की, जैसे यहाँ पर दिल्ली है, यदि मैप पे यदि हम देखते हैं, समझने का प्रयास करें, दिल्ली से लेकर यदि हम देखते हैं यहाँ पर बॉम्बे, और बॉम्बे से लेकर चेन्नई, और चेन्नई से कोलकाता, इस तरीके की एक स्वर्णिम चतुर्भुज बनती है। इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन 4 महानगरों को जोड़ा जाता है। 2001 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये शुरू की गई थी। उसके बाद यदि हम आगे चल के देखते हैं तो 2016 में हम देखते हैं सेतु भारतम योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ये। यदि हम इसके सेतु भारतम योजना, पुल बनाने हैं भारत में, जो है जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, ब्रिज जो है बनाने हैं, और जो पुराने ब्रिज हैं जिनको ब्रिटिश काल के दौरान जो बनाए गए हैं उनको भी निर्माण करना है, उनका पुनर्निर्माण करना है। उसके तहत जो है ये सेतु भारतम योजना जो है 2016 ईस्वी में चलाई जाती है। यदि हम हिमाचल प्रदेश में भी देखते हैं तो इस योजना के तहत जो कई पुल जो है हिमाचल प्रदेश में भी बनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल जो है इस समय उन्ना हरोली में स्थित है। लगभग 725-26 मीटर इसकी लेंथ है जो है उन्ना में। ये भी सेतु भारतम योजना के तहत ही अधीन ही कार्य करता है। इसका निर्माण जो है सेतु भारतम योजना के तहत ही इसका भी निर्माण किया जाता है। आगे चलते हैं, जब हम सेतु भारतम के बाद यदि हम देखते हैं तो भारतमाला योजना, ये 2 योजनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी यदि हम देखते हैं भारतमाला जो योजना है ये 2017 ईस्वी में शुरू होती है, और इसका भी जो भारत में सड़कों का जाल बिछाना है, किस किस तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में सड़कों का निर्माण करवाना है, उसके बारे में बताने का ये प्रयास करती है। भारतमाला योजना के तहत भी यदि हम हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो अनेक जो है राजमार्गों को पुनर्निर्माण या और नई सड़कों बनाने के लिए जो है वो प्रयास किए जाते हैं। वर्तमान में केंद्रीय जो सड़क मंत्री हैं वो आपको पता है नितिन गडकरी जी हैं, और यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो सड़क परिवहन मंत्री जो है वो अलग अलग क्षेत्र में कार्य करता है। जैसे परिवहन मंत्री हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पास है, और यदि हम PWD जो सड़क निर्माण भारत हिमाचल में देखती है तो वो विक्रमादित्य जी के पास है। भारतमाला योजना के तहत जो है अलग अलग राज्यों में विभिन्न रूप से जो है चाहे किस तरीके से सड़कों का निर्माण करवाना है उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। सेतु भारतम योजना के तहत जो है भारत में हिमाचल प्रदेश में चीचम पुल है, एक लाहौल स्पीति में स्पीति नदी पर बन रहा है। और एक और यदि हम देखते हैं तो पौंग बांध पर एक पुल बनेगा जो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल होगा। अभी 800 मीटर उसकी लंबाई होगी। उसके लिए भी सेतु भारतम योजना के तहत ही वो भी कार्य कर रहा है। वो कांगड़ा जिले के फतेहपुर तहसील में इस निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। आगे हम चलते हैं यदि तो भारत में सबसे ज़्यादा जो सड़क का जाल देखा जाता है राज्य में, तो सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। और यदि हम सबसे कम देखते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सबसे कम सड़कों का जो है जाल बिछा हुआ है। यदि हम बात करते हैं विश्व में तो सबसे ज़्यादा जो विश्व में सड़क निर्माण में या सड़कें का जाल जो सबसे ज़्यादा फैला है वो अमेरिका में फैला है।
और अमेरिका के बाद जो है भारत का इसमें नाम आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इसमें जितनी भी इसमें परियोजनाएं हैं वो आपको थोड़ी समझ आई होंगी। एक मफलर योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये चली थी। मफलर योजना, मफलर योजना, ठीक है। ये ग्रीन इंडिया या 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही इस योजना को चलाया गया था। अभी हाल ही में टैट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मफलर योजना जो है वो क्या करती है। तो मफलर योजना जो है जहाँ पर अधिक घनी आबादी है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है गाड़ियों का आवाजाही लगी रहती है, वहाँ पर सड़क के किनारों पर या सड़क के बीच में जो डिवाइडर होते हैं वहाँ पर जो है पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ कौन से? अशोक और नीम के, जो क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि ग्रीन मफलर योजना किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो ये तीनों चारों ऑप्शन में थे, तो आपने ध्वनि प्रदूषण यहाँ से याद रखना है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और अधिकांश बच्चों ने इसका आंसर वायु प्रदूषण किया था। हालांकि वायु प्रदूषण भी अशोक और नीम के जो वृक्ष हैं वो वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य ग्रीन मफलर योजना के तहत जो मुख्य उद्देश्य है वो ध्वनि प्रदूषण को कम करना है, क्योंकि इनमें क्या करेंगे, वो ध्वनि तरंगों को जो है रिफ्लेक्ट करेंगे, जिससे ध्वनि प्रदूषण जो है, ध्वनि प्रदूषण कम होगा। ग्रीन मफलर योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये योजना आती है। उम्मीद करता हूँ वो छोटा सा टॉपिक है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।